वेलकम स्टूडेंट्स। सितंबर 21 में ओ लेवल का जो एग्जाम होने वाला है जो कि 13 सितंबर से है, इसमें एक चौथा पेपर है जिसका नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये थ्योरेटिकल पेपर्स है और उसमें मात्र 8-9 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड हैं, जिसमें कि आपको अपने IoT पर एक यूं कहिए कि एक क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आज मैं आप लोगों को IoT का एक पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है और इस तरह के पूरे क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज IoT का ये पेपर सितंबर 21 के लिए। वैसे तो मैंने आज एक वीडियो और डाला था सुबह जिसमें कि पेपर देना कैसे है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ओमार वगैरह कैसे भरना है, वो सब कुछ है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप चैनल में जाइएगा और चैनल के अंदर वीडियोस या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। वैसे ये है वो वीडियो और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा, खासकर जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं उनको कैसे पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ऑप्ट करने हैं, कैसे आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस लिखने हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आपको डिटेल में समझाया गया है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा चेकआउट करिएगा। और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है और गेस्ट पेपर वगैरह नहीं है तो वो कैसे मिलेंगे वो भी देख लीजिए। आप प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर के अंदर आप लोग IC एकेडमी के नाम से सर्च करिए, आप लोगों को हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा, इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये इसके स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और स्टोर सेक्शन में आप लोग ऊपर सर्च करिएगा गेस्ट पेपर। आपको सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, पुराने और नए सभी पेपर्स के। और इसी गेस्ट पेपर में आप लोग IoT वाला गेस्ट पेपर ले लीजिएगा। IoT के गेस्ट पेपर्स की 250 रुपीज कॉस्ट है, लेकिन अभी 30% का डिस्काउंट है, तो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 180 रुपीज में ये आपको पूरा गेस्ट पेपर अवेलेबल है। इसी के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट है और जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं में से एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, प्लस आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। बच्चों, ये गेस्ट पेपर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं और पास होने के लिए आपके लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। और अगर आप लोग लास्ट ईयर्स के हमारे मल्टीपल पिछले 4-5 साल के अगर देखें, जब से मैं क्लासेस ले रहा हूं, गेस्ट पेपर बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं गेम चेंजर होते हैं उन सारे बच्चों के लिए जिन लोगों ने अभी तक कोई भी पेपर्स या कोई भी चीजें तैयार नहीं की है। तो इसीलिए आप लोगों को ये गेस्ट पेपर बड़ा हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का IoT का क्वेश्चंस। मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले करा दूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहले आपके 4 जो हैं वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं और आप लोगों को उसमें बताना है कि 4 में से कौन सा सही है। मैंने आपकी सुविधा के लिए पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और इसके ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। आप लोग समय लेकर इसको सॉल्व करिए और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स वैल्यूज आर प्रिंटेड इन। तापमान और नमी सेंसर के जो वैल्यू है या मान है वो मुद्रित होते हैं कहां पर? OLED में, PIP में, PYPI में और SDK में। जब भी आप कभी टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी से कोई डेटा लेंगे वो आपके स्क्रीन पर दिखाएगा। किस में दिखाएगा? सही जवाब बताइए। आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स के डिस्प्ले जो हैं वो आप लोगों को इस तरह के डिस्प्ले डिवाइसेस में दिखाई देते हैं, इसे हम OLED कहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में PDF नोट्स मिले हैं उसमें इस LED के बारे में पूरा डिटेल है। और बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसर्स आप जरूर पढ़ लीजिए। सारे सेंसर्स में कोई ना कोई एक सेंसर्स पूरा डिटेल में आता है। इस LED का मेन फंक्शन जो है, फंक्शनैलिटी है, वो ये कि आपके डिवाइसेस में ये आर्डिनो के साथ लिंक कर दिया जाता है और जो भी सेंसर से डेटा इनपुट होता है आर्डिनो उसको आउटपुट में इस LED में दिखाता है। यही है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट चैप्टर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उससे जुड़ा हुआ। आत्मबोध, जिसे आप से कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल। आत्मबोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति, अब आप लोग बताइए ये इनमें से कौन सा सूट करता है? इसका एक सही से जवाब है, आत्मबोध का मतलब है रीच देयर फुल पोटेंशियल। अगर आप लोगों के पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर पूरे की तरीके से कॉन्फिडेंस है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस यानी पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। तो इसका सही जवाब 3rd है। आपको बताना चाहेंगे IoT में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। बड़ा क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 6-7 नंबर का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप अपने सॉफ्ट स्किल के बारे में, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, बातचीत कैसे करनी चाहिए, बहुत ही बेसिक टाइप के सवाल है।
तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर फिनिश कर लीजिएगा जो आपके नोट्स में अवेलेबल है। आप हिंदी और इंग्लिश में इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, तो ये आपके काम आने वाला है। इससे 1 या 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर तक का आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, अन्यथा सारे क्वेश्चंस एक बड़ा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, ये नंबर स्कोर करने के लिए है। ध्यान से देख लीजिए, ये है पीडीएफ। मैं जितने भी पीडीएफ दिखा रहा हूं इस वीडियो के साथ, ये आप लोगों के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है जिन्होंने फुल कोर्स लिया हुआ है। अगला सवाल, एनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ LOWPAN। LOWPAN का मतलब होता है लो पावर वायरलेस मेश नेटवर्क। तो लो पावर वायरलेस मेश नेटवर्क जो है, और इसमें डिवाइस वेयर द इंटरनेट लेवलिंग, इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए लो पावर वायरलेस मेश नेटवर्क है, वो उपकरण सहज एकीकरण को सक्षम करता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आप लोगों का लो पावर वायरलेस मेश नेटवर्क है। वैसे मैं बता दूं कि इसके मतलब ही ये होता है लो पावर। पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर है ए, IETF। बेसिकली ये करता क्या है, इसके बारे में भी एक छोटा सी टिप्पणी रख लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं यहां पे टिप्पणी टाइप कर देता हूं, ये रहा। ये आगे 6 लिखा है, ये 6 बेसिकली IPv वर्जन 6 के ऊपर है। लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। Low power wireless personal area network is a low power wireless mesh network where every node has its own IPv6 address. This allows the node to connect directly with the internet using open standard. अब होता क्या है बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि IoT में हजारों सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, भले वो स्मोक सेंसर्स हो, लाइट सेंसर्स हो, या वाटर या फिर ह्यूमिडिटी सेंसर्स हो। ये सेंसर्स अपनी जगह पे डेटा इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन उस डेटा को सर्वर तक पहुंचाना होता है। तो डेटा को ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम के लिए नेट की जरूरत पड़ेगी। अब नेट अगर आप लोग ब्रॉडबैंड ये चीजें पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए खेत में लगाना है, खेत में ह्यूमिडिटी सेंसर लगाना है, छोटा सा डिवाइस, अगर वहां पे हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन देंगे तो परेशान हो जाएगा किसान। तो उसके लिए एक छोटा सा लो पावर, और सबसे बड़ी चीज है बैटरी भी नहीं लगनी चाहिए, एक 3 वोल्ट का सेल लगा दिया, उसी से उसको नेटवर्क मिलने लगा। इसी के लिए ये डिवाइस लगाया जाता है। अगला, IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। IoT सुरक्षा प्रबंधन में शामिल है। कौन सा ऐसा है जो IoT में सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत काम करता है? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शंस, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर एंड डेटा स्टोरेज। सिंपल है, आप लोगों को जो भी सिक्योरिटी, बिकॉज होता क्या है IoT में जो डिवाइसेस हैं इनको नेटवर्क का भी या मीडियम भी प्रोवाइड करना है। अब अगर कोई आदमी इसमें सिक्योरिटी ब्रीच कर दे तो कोई भी आदमी आपके ऑफिस में जाके चेक कर लेगा कैमरे में क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, और इस सिक्योरिटी मैनेजमेंट में सिक्योरिटी के साथ हार्डवेयर का भी लगा होना बहुत जरूरी है। तो यह है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Internet of Things will run on many communication standards. Which of these is not a standard body of protocols? Internet of Things कई संचार मानकों पर चलता है या चलेगा। इनमें से कौन सा एक मानक प्रोटोकॉल नहीं है या निकाय नहीं है? यानी कि कुल मिला के IoT प्रोटोकॉल्स वाला जो चैप्टर है उस पर ध्यान दिया जाए, और आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। बच्चों, ये वैसे भी बड़ा चैप्टर बनता है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस बार आने की पूरी उम्मीद है। IoT प्रोटोकॉल्स, गेस्ट पेपर में जाइएगा बच्चों। गेस्ट पेपर के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो मैंने एक गेस्ट पेपर सितंबर 21 में एक फोल्डर अलग से आप लोगों के लिए बना रखा है। ये देखिए गेस्ट पेपर के नाम से है, और इसी के अंदर देखेंगे तो आपको IoT इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दोनों के PDF मिल जाएंगे। इसी में चेक करिएगा तो आपको ये सारे के सारे PDF मिलेंगे, और ये बड़ा हेल्पफुल है। देखिए अभी मैंने आपको 6 लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में बताया था, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन है। इसी में सेकंड PDF देखेंगे तो यहां पर स्टैंडर्ड IoT प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं उनका ब्यौरा है, जिसमें ब्लूटूथ, ये आप जानते ही हैं अच्छे ढंग से, आप लोग ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते आए हैं। वाईफाई आज की डेट में यही यूज होता है। ZigBee, ये भी बढ़िया प्रोटोकॉल्स है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे ब्लूटूथ होता है तो ब्लूटूथ जनरल पर्पस या यूं कहिए कि आम आदमी इस्तेमाल करता है, जबकि ZigBee जो है ये इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं के लिए नहीं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। दिस इज आइडियल फॉर ए इंडस्ट्रियल साइट, जैसा मैंने बताया, और डेटा इज जनरली ट्रांसफर ओवर स्मॉल रेट्स अमंग द
बहुत ही कम रेट से डेटा ट्रांसफर होता है। अब जैसे लाइट ऑफ करनी है, ऑन करनी है, ठीक है, ये जो पावर सॉकेट है इसको ऑन करना है या ऑफ करना है, सोलर पैनल का ऑन करना है, मतलब कि इस तरह का काम जो है वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू किया जा सकता है। MQTT भी आपको दिख जाएगा इसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा, इसका पूरा वीडियो भी बना हुआ है प्रोटोकॉल्स को लेकर। DDS भी है इसमें, और भी अगर आप चेक करेंगे NFS NFC भी है। आजकल के जो भी ATM वगैरह में जो ट्रांसफर होता है, जो मनी ट्रांसफर करते हैं, वो इसी तरह का एक छोटा सा कार्ड बना दिया गया है। उस कार्ड को आप जैसे ही पास में रखेंगे वो एन्क्रिप्शन चेक करता है, सही हो जाने पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जैसे राउटर के पास में कार्ड को रख दिया, ये अपने आप एक्टिवेट हो गया, माइक्रोवेव के पास रख दिया तो भी वो एक्टिवेट हो गया। इस तरीके से आजकल तो लाइटिंग भी आ गई है, लाइटिंग अगर आपको दूसरा आदमी ऑन कर रहा है तो नहीं होगा, कार्ड पास में रखा तो ऑन हो गए। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल हैं, इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं बच्चों। तो सही जवाब आपके पास जो PDF है उसमें देखिए, सही जवाब हमारे पास है टारल। जो टारल है ये बेसिकली कोई प्रोटोकॉल के तरीके से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIoT स्टैंड फॉर, ये तो सभी को पता ही है, पिछली बार ये आया भी था, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट थिंग्स तो आप जानते ही IoT, और इसमें आई और लगा दीजिए तो इंडस्ट्रियल। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ओ ये जो है ये स्मॉल पे गलती से लिख गया। बच्चों नहीं, IoT को इसी तरीके से लिखा जाता है। जिनको IoT के बारे में पता है उसको लिखने का तरीका यही मिलेगा आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आई लगा दिया तो इंडस्ट्रियल बन गया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, when it first appeared in English the word personality referred to what? बहुत ही सिंपल है, पहली बार अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द किसके लिए भेजा गया था? तो इसका सही जवाब है पर्सनहुड, पर्सनहुड के लिए। और पर्सनहुड का मतलब होता है व्यक्तित्व, आपका अपना चरित्र, इसी से यह वर्ड डिराइव किया गया। अगला क्वेश्चन, which category is used in the context of connected car? आज की डेट में जो कनेक्टेड कार्स हैं के संबंध में किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? सभी लोग जानते होंगे, आप लोग आज की डेट में जितने भी कार्स हैं वो सब कनेक्टेड कार्स कहलाती हैं, क्योंकि कनेक्टेड कार्स इसलिए बोला जाता है आज की डेट में उनको फोन से खोला जा सकता है। कार के अंदर जैसे आप लोगों के नॉर्मल फोन में चिप होती है, कार के अंदर भी एक GPS ट्रैकर और चिप्स लगी हुई है, जिससे आप अपने घर बैठे अपने कार का स्टेटस देख सकते हैं, इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं, AC वगैरह ऑन कर सकते हैं। ये सब आपको पता है। आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार के IoT के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रुप IoT। अगला क्वेश्चन, डैश अलाउ अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। डैश हमें इलेक्ट्रॉनिक घटकों या कंट्रोल्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जल्दी से बताइए कौन सा होना चाहिए इसमें? सही जवाब है रेस्टफुल API। ये क्या होता है? रेस्टफुल API दैट अलाउ अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्टेड टू आवर इंटेल Golio Gen 2 बोर्ड थ्रू द HTTP रिक्वेस्ट। तो घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इनको अगर आप लोग रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं, भले वो AC हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या फैन हो, इन सबको API रेस्टफुल कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच बोर्ड इज फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन बिल्ड USB? USB बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग हुआ? तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सही है वो देख लीजिए। ये है आपका सही जवाब, अर्डिनो लियार्डानो। अर्डिनो लियार्डानो जो है एक इंटीग्रेटेड USB है, जो कि आप लोगों के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल है, और इसमें USB इंटरफेस की मदद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए साइड में USB लगा हुआ है, तो सही जवाब आपको मिल गया अर्डिनो लियोनार्डो। वाओ, कैसे बोलते हैं, अर्डिनो लियोनार्डो। ओके, नेक्स्ट, तो ये तो सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के ट्रू फॉल्स की तरफ से। ट्रू फॉल्स देखकर आप लोगों को बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ZigBee, अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ZigBee is another IoT wireless protocol has a feature like Bluetooth technology। ZigBee एक और IoT वायरलेस प्रोटोकॉल है जिसमें ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही है, अभी भी मैंने आपको दिखाया था, तो इसका सही जवाब लिख लीजिएगा ट्रू। क्लियर? और मैं इसको थोड़ा सा लाल पीला कर देता हूं तो आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा। नेक्स्ट,
द MQTT प्रोटोकॉल, ये भी आपको दिखाया था, इज ए मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ द थिंग्स कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स। MQTT प्रोटोकॉल एक मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिव प्रोटोकॉल है। सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही है ये भी बच्चों, ये भी सही जवाब, ट्रू है। इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, communication attack which put the data transmitted between IoT device and the server at risk। संचार हमले, कम्युनिकेशन अटैक एक बहुत ही फेमस अटैक है और जिससे कि आप एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ अटैक कर सकते हैं या डिवाइसेस को, जो आईओटी उपकरण और सर्वरों के बीच संचारी डेटा को जोखिम में डाल सकता है। ये एक प्रकार का यूं कहिए कि इसे हम लोग रोबोटिक अटैक भी कह सकते हैं, बॉटकॉट भी कह सकते हैं। बेसिकली ये इसीलिए क्योंकि ये सिंगल कंप्यूटर को ना इंटरफेस करते हुए पूरी बल्क कम्युनिटी पर काम करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटी फीचर मस्ट इन ऑपरेट इन द रिकमेंडेड फॉर्मेट ऑफ आईओटी। सुरक्षा सुविधाओं को आईओटी के अनुशासित प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, अगर ये सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होंगे तो आप लोग, मतलब कहने का मतलब है ये रिकमेंडेड होना चाहिए, ये सभी के लिए मैंडेटरी हो कि आप जो भी डिवाइसेस बनाएं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को फॉलो करें। तो ये सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, I2C stand for Inter Integrated Circuit Bus. It was developed for a television by Philips Semiconductor 1980. I2C इंटीग्रेटेड सर्किट बस के लिए है और ये फिलिप्स सेमीकंडक्टर ने 1980 में टेलीविजन के समय इसका विकास किया था। बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? अगला बढ़ते हैं, स्ट्रेस यानी कि लास्ट मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला, उससे जुड़ा हुआ। स्ट्रेस इज एन इमोशनल रिएक्शन टू अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड। तनाव शरीर और मनोवैज्ञानिक मांगों के लिए एक भावात्मक प्रक्रिया है। वाओ, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ भैया ऐसा तो है, तनाव तो भावात्मक है और साइकोलॉजिकल भी है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों है। अगला, an infrared ray sensor is a sensor which is used to sense certain characteristics of its surrounding by either emitting or detecting infrared radiations। इंफ्रारेड सेंसर एक सेंसर होता है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस का उपवर्जन या पता लगाकर उसके परिवेश की कुछ विशेषताओं को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है इंफ्रारेड रे क्या है? बहुत समय के पहले के फोन्स में ये होता था। इंफ्रारेड, जैसे आजकल तो आप लोग ब्लूटूथ से डेटा चेंज कर लेते हैं, वाईफाई से, पहले ऐसा नहीं रहता था। पहले डेटा हीट पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर होता था और उसमें इंफ्रारेड रे सेंसर लगा रहता था और ये आसपास की सराउंडिंग्स को डिटेक्ट कर लेता था। दो फोन्स को पास में लगाते थे। देखिए आप लोग देख रहे होंगे इसमें मोबाइल में, कुछ पुराने मोबाइल में एक इस तरह का जो आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा, ऐसा था। इसे आईआर सेंसर कहते थे और इसकी मदद से हम लोग क्या कर लेते थे, घर के रिमोट, एसी, जहां पर भी रिमोट्स लगे हुए हैं, जिनमें भी आपके रिमोट्स हैं घर में, टीवी वीवी पे, उन सबको आप कंट्रोल कर सकते थे आईआर सेंसर से। दो फोन को आपस में पास में रखकर भी डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। तो ये सही है। अगला सवाल, अ डीसी मोटर इज एनी ऑफ द क्लास ऑफ रोटेटरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स या इलेक्ट्रिकल मोटर्स दैट कन्वर्ट द डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही सिंपल है। डीसी मोटर जो है वो एक रोटरी मोटर है। रोटरी विद्युत मोटर का मतलब होता है जो घूमने वाली है, का एक वर्क है जो प्रत्यक्ष विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता ही होगा डीसी मोटर कौन सी होती है, एसी मोटर एंड डीसी मोटर्स। आप लोगों को बता दें, एसी मोटर्स जो होती हैं, जैसे कि जिनके बीच पीछे आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का कंडेंसर्स लगा रहता है जो एसी को एसी में ही रखता है और आपका कम्युनिकेशन या यूं कहिए रोटेट करता है, अंदर उसकी कॉइल्स रहती हैं। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना है तो कंडेंसर या फैन के प्रिंसिपल को समझ लीजिएगा। डीसी मोटर्स जो है ये इन कंपेरेटिव टू एसी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर डीसी करंट की मदद से कम वोल्टेजेस पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा हैवी लोड के लिए नहीं बनाई गई है। तभी आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में या घरों में चक्की लगी होती है पिसाई करने वाली, वो एसी पर चलती है, वो भी 3 फेज में चलती है, क्योंकि उनके अंदर जो रोटेशन का काम है वो बहुत हैवी चाहिए, हैवी मोटर्स चाहिए।
तो इसके लिए जो कन्वर्ट करने का काम है, तो बेसिकली करती है कि डायरेक्ट करंट को इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज कर देती है। तो सिंपल सा है, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का ये मोटर्स जो है वो आपका जो डीसी वोल्टेज या डीसी करंट्स है उनको वो लोग इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट है 2.9, ओम्स लॉ कैलकुलेट द पावर कंजम्पशन बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बचपन में आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बिल्कुल सही है ये। Libraries are very useful for adding the extra functionality into the Arduino module. Libraries, अगर आपने Arduino के बारे में पढ़ा है तो Arduino के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें Libraries ऐड करने का ऑप्शन दिया रहता है। इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों, कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ती, उनके प्रोग्राम्स नहीं लिखने पड़ते और वो आपके Arduino की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करा लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का प्रोग्राम चाहिए तो उसमें पहले से अवेलेबल है, आप ले लीजिए, तो आपका काम बड़ा अच्छा हो जाता है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी का काम करने लगता है। तो ये ट्रू है। अब ये मत सोचिएगा कि सारे ट्रू लिख दिए। मेरा मेन मोटिव था आपको इस टॉपिक के बारे में प्रकाश डालना, इस टॉपिक से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताना। इस क्वेश्चंस को वो कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप लोगों को इनके बारे में एक पूरा आइडिया होना चाहिए। दूसरी मैं एक आप सभी को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है या जो गेस्ट पेपर्स लिए हुए हैं, उन गेस्ट पेपर्स में आप लोग IoT प्रैक्टिकल वीडियो, ये वाला वीडियो जो है इनको जरूर देख लीजिएगा। इसमें ऊपर एक PDF दिया गया है। इससे बच्चों अभी से मैं बता रहा हूं कम से कम 15 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है सिर्फ इस पर्टिकुलर PDF के अंदर, बड़ा क्वेश्चन डिटेल में। तो इसमें आप लोग गौर से देखें तो मैंने इसके अंदर आपको 8 प्रैक्टिकल्स हैं, बस ये 8 प्रैक्टिकल्स आप लोगों के हैं। इनमें से एक प्रैक्टिकल आया था पिछली बार गैस सेंसर्स, और इस बार भी उम्मीद है कि उसी से जुड़ा हुआ गैस सेंसर्स नहीं आया तो ब्लूटूथ या फिर ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर सेंसर्स या कुछ इस तरीके का जरूर आएगा। तो ये जरूर आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने इनका वीडियोस भी इसमें डाल रखा है ताकि आप लोगों को PDF पढ़ने में दिक्कत आए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।